अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा इंटरनेशनल लॉ का लेक्चर नंबर 5 है और आज के लेक्चर में हम ट्रीटीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेसिकली ट्रीटीज़ को हम 1969 वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ के एम्बिट में डिस्कस करेंगे और इसी पार्टिकुलर कन्वेंशन में ट्रीटीज़ के कंक्लूजन का प्रोसीजर, ट्रीटी की टर्मिनेशन का प्रोसीजर, डिफरेंट और प्रोविजंस हैं जो कि हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में हमारा जो मेन फोकस होगा वो उन पार्टिकुलर स्टेप्स के ऊपर होगा जिसके थ्रू कोई भी ट्रीटी कंक्लूड की जाती है और उसको इन्फोर्स किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने पहले ये बात डिस्कस की कि आज का जो लेक्चर होगा वो 1969 वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज के एम्बिट में होगा। तो बेसिकली हमारे लिए ये जानना लाजमी है कि ये कन्वेंशन है क्या। तो बेसिकली ये कन्वेंशन 27 जनवरी 1980 को केम इनटू फोर्स आई और उसके बाद इसके जो पार्टिकुलर इसके अंदर डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उसमें आपकी पहले ट्रीटी को डिफाइन किया गया, उसके बाद उसका प्रोसीजर बताया गया कंक्लूजन ऑफ ट्रीटीज का, फिर इनवैलिडिटी, वैलिडिटी, वर्डेबिलिटी को डिस्कस किया गया है, उसके बाद डिफरेंट वे ऑफ टर्मिनेशन को डिस्कस किया गया, फिर इसकी इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन के रूल्स को डिस्कस किया गया। ये हम सारी बातें अगले जैसे हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ट्रीटीज को अगर हम डिवाइड करें तो हम तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो टाइप है वो यूनिलेटरल ट्रीटीज हैं। यूनिलेटरल ट्रीटीज में जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक स्टेट इन्वॉल्व होती है। अब ये भी एक बड़ी डिस्कशन है कि यूनिलेटरल ट्रीटीज वेदर होती हैं कि नहीं होती। कुछ जूरिस्ट का मानना है कि ये होती हैं, कुछ का मानना है कि नहीं होती। लेकिन अगर हम न्यूक्लियर टेस्ट केस की बात करें तो उसमें भी कोर्ट ने ये क्लियरली अपहेल्ड किया था कि जब कोई भी एक यूनिलेटरल स्टेटमेंट किसी एक स्टेट की तरफ से आती है जो कि ये शो करती है कि उस स्टेट की इंटेंट थी किसी लीगल ऑब्लिगेशन की तरफ, तो वो एक यूनिलेटरल ट्रीटी के एम्बिट के अंदर फॉल करती है। जब हम बायलेटरल ट्रीटी की बात करें तो वहां पर दो स्टेट्स जब भी कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट करती हैं तो वो बायलेटरल ट्रीटी कहलाती है। मल्टीलेटरल ट्रीटीज वो ट्रीटीज होती हैं जहां दो से ज्यादा स्टेट्स जो इन्वॉल्व हों वहां मल्टीलेटरल ट्रीटीज कहते हैं। अच्छा, स्पेसिफिक और जनरल ट्रीटीज को हम सब्जेक्ट मैटर के अकॉर्डिंग हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जहां पर स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोई ट्रीटी हो रही हो वो स्पेसिफिक ट्रीटी कहलाती है, लेकिन जहां पर जनरल सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोई ट्रीटी एग्जीक्यूट कराई जा रही है या कोई ट्रीटी कंक्लूड हो रही है वो जनरल ट्रीटी कहलाती है। और आर्टिकल 4 ऑफ वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज ये क्लियरली बात करता है कि इस पर्टिकुलर कन्वेंशन का प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब हम अगर ट्रीटी की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो जो वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के अंदर इसकी डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट कंक्लूडेड बिटवीन स्टेट्स इन रिटन फॉर्म गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ। अब अगर इसको हम थोड़ा सा तोड़ कर देखें तो ये बेसिकली इसके चार एलिमेंट्स हमें नजर आते हैं। पहला एलिमेंट तो ये नजर आता है कि ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट होना चाहिए, दूसरा बिटवीन स्टेट्स होना चाहिए, तीसरा इन द रिटन फॉर्म हो और चौथा गवर्न्ड बाय इंटरनेशनल लॉ हो। दैट मीन्स कि अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट नहीं है, म्यूनिसिपल एग्रीमेंट है, तो वो ट्रीटी की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करेगा। अगर वो बिटवीन स्टेट्स नहीं हो रहा तो भी वो ट्रीटी की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करेगा। अगर वो रिटन फॉर्म में नहीं है यानी कि ओरल फॉर्म में है तो भी वो ट्रीटी की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करता। और इसी तरह अगर वो इंटरनेशनल लॉ के दरमियान गवर्न नहीं हो रहा तो भी वो ट्रीटी की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करता। यही एक्सेप्शंस हैं जो हम आगे देखेंगे। ये वो एक्सेप्शंस हैं यानी कि जैसे कि हमने पहले बात की कि बिटवीन द स्टेट्स होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर कोई भी एग्रीमेंट बिटवीन स्टेट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो रहा है या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान हो रहा है तो वो इस कन्वेंशन की रूह से या इस कन्वेंशन की एम्बिट में ट्रीटी की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करता। अब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी हम ट्रीटी का ही वर्ड यूज करते हैं कि जब वो कोई एग्रीमेंट करते हैं इंटरनेशनल तो उनके लिए एक स्पेशल जो कन्वेंशन है वो साइन की गई थी 1986 में, लेकिन अभी तक उसको रेटिफाई नहीं किया गया, वो अभी तक केम इनटू फोर्स नहीं आई।
अच्छा, पिछले अगर हम बाकी जो एलिमेंट्स हैं जो हमने डिस्कस किए उनको देखें कि जैसे हमने बात की कि वो ट्रीटी मस्ट बी गवर्न्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ, तो वो सारे एग्रीमेंट्स ऑल्दो वो अगर स्टेट्स के दरमियान हो तो लेकिन वो गवर्न म्यूनिसिपल लॉ की वजह से की तरफ से हो रहे हैं या म्यूनिसिपल लॉ उन्हें गवर्न कर रहा है, तो वो ट्रीटी की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करते। इसी तरह कोई भी ऐसा एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स जो कि इस जिसकी इंटेंशन ही नहीं है और वो कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा, तो वो भी इस ट्रीटी की डेफिनेशन के अंदर फॉल नहीं करेगा। आगे मूव करते हैं, जो हमारे स्टेप्स हैं कि कंक्लूड कैसे की जाती है ट्रीटी और वो फोर्स में कैसे आती है, एंट्री इनटू फोर्स ऑफ द ट्रीटीज की अगर हम बात करें तो ये पार्टिकुलर स्टेप्स हैं जिनको अडॉप्ट करना चाहिए और जो 1969 की कन्वेंशन कहती है कि ये वो स्टेप्स हैं जिसके थ्रू ट्रीटी कंक्लूड होती है, जिसमें हमारी अडॉप्शन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द ट्रीटी। सबसे पहला जो हमारा स्टेप होगा वो टेक्स्ट अडॉप्ट किया जाएगा, उसके बाद कॉन्सेंट दी जाती है, उसके डिफरेंट वेज मेंशन किए गए हैं जो अब आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद एंट्री इनटू फोर्स आती है, इसके भी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। इसी तरह फिर आगे प्रोसीजर आता है कि वेदर किसी भी स्टेट जो कि पार्टी है ट्रीटी की उसको कोई किसी ट्रीटी की प्रोविजन के ऊपर, उसकी एप्लीकेशन के ऊपर कोई रिजर्वेशन तो नहीं है, वो डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर उसके बाद रजिस्ट्रेशन होती है ट्रीटीज़ की, ये यूएन चार्टर के आर्टिकल 102 को हम डिस्कस करेंगे इस बारे में। तो हम मूव करते हैं सबसे पहले अडॉप्शन ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द ट्रीटी की तरफ। तो जो आर्टिकल 9 ऑफ 1969 वियना कन्वेंशन है वो दो तरह के रूल्स प्रोवाइड करता है। जो उसका पहला क्लॉज है वो जनरल रूल बताता है। जनरल रूल तो ये बताता है कि आपकी दो जो बायलैटरल ट्रीटीज हो रही हैं तो दोनों की कॉन्सेंट के साथ आपकी जो टेक्स्ट है वो ट्रीटी का अडॉप्ट किया जाएगा। लेकिन अगर हम मल्टीलेटरल ट्रीटीज या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस जैसे होती हैं उनमें की तरफ मूव करें तो आर्टिकल 9 क्लॉज 2 कहता है कि आपकी 2/3 मेजोरिटी की कॉन्सेंट के बाद आपका जो ट्रीटी का जो टेक्स्ट होगा वो अडॉप्ट किया जाएगा। जी, अडॉप्ट जब ट्रीटी का टेक्स्ट अडॉप्ट हो गया उसके बाद कॉन्सेंट कैसे दी जाती है स्टेट की तरफ से, तो जो आर्टिकल 11 है इसी वियना कन्वेंशन का वो 5 तरीके बताता है जिससे स्टेट्स अपना कॉन्सेंट एक्सप्रेस कर सकती हैं और ये वो वैलिड मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट बाय द स्टेट्स हैं। सबसे पहला आपका सिग्नेचर है, रेटिफिकेशन है, असेशन है, अप्रूवल और एक्सेप्टेंस है, एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर हम आर्टिकल 12 क्लॉज 1 को तोड़कर देखें तो वहां पर वो क्लियरली बताते हैं कि सिग्नेचर किन सिचुएशंस में ज़रूरत होती है, कि यहाँ तो ट्रीटी आपकी क्लियर ये कह रही हो कि जी अगर स्टेट्स जो हैं वो साइन करती हैं या उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो साइन करता है तो हम इसको उनकी कॉन्सेंट मानेंगे। इसी तरह 14 क्लॉज 1 ये कहता है कि अगर सिग्नेचर के बाद रेटिफिकेशन की ज़रूरत है, यानी कि प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी ये कहती हैं कि आपकी रेटिफिकेशन की ज़रूरत है टू शो टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट, तो उसकी जो कॉन्सेंट है वो रेटिफिकेशन के बाद दी जाएगी। इसी तरह आर्टिकल 81, 83, 15 जो तीनों आर्टिकल्स हैं वो सेशन के बारे में है। इसी तरह अप्रूवल और एक्सेप्टेंस की बात है कि कॉन्सेंट जो है वो अप्रूवल और एक्सेप्टेंस के साथ भी दी जाती है। और जो पांचवा तरीका जो कि आर्टिकल 11 स्टेट करता है वो एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स है, कि एक ये भी तरीका माना जाता है कि आप जब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट्स आपस में एक्सचेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं, डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज करते हैं, उसके बाद इसकी कॉन्सेंट माना जाता है। अब ये भी एक बड़ी डिस्कशन है कि जब एक दफ़ा सिग्नेचर हो गए उसके बाद रेटिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो डिफरेंट जो ज्यूरिस्ट हैं वो इसके डिफरेंट रीजंस बताते हैं। फॉर एग्जांपल अब रेटिफिकेशन जो है वो एज अ चेक है डिप्लोमेट के ऊपर कि वेदर ये एक ये कह लें कि एक बैकडोर उनके पास एक प्रिविलेज बच जाता है स्टेट के पास कि वो अपना जो एक उसके डिप्लोमेट ने काम किया उसको दोबारा रीचेक कर सकें। इसी तरह जो मैंने बात की कि वो सेकंड थॉट देता है रेटिफिकेशन आपको। इसी तरह पब्लिक ओपिनियन का टाइम दे देता है, आप सिग्नेचर होंगे उसके बाद रेटिफिकेशन अभी होनी है तो वो आपके पास एक बड़ा अच्छा, क्योंकि आज के दौर में पब्लिक ओपिनियन बहुत मैटर करता है। फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात है, वहां पर आपकी कॉन्सेंट चाहिए होती है बाय द रेटिफिकेशन तब तक नहीं हो सकती जब तक आपकी सेनेट 2/3 की मेजोरिटी से अप्रूव नहीं करती। तो ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से सिग्नेचर के बाद रेटिफिकेशन को भी एज ए कंसेंट के लिए एक मेथड
छोड़ा गया कि ये भी एक वैलिड मेथड है फॉर एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट। तो ये वो बेसिक 5 मेथड्स हैं जो कि आर्टिकल 11 स्टेट करता है। जब कॉन्सेंट के बाद अब जो आर्टिकल 24 है वो ये कहता है कि अब किसी भी एक जो ट्रीटी है वो कंक्लूड हो गई है, अब वो केम इनटू फोर्स कब होगी, उसकी एग्जीक्यूशन कब से स्टार्ट होगी और पार्टीज या स्टेट्स कब से उसको फॉलो करने की अंडर ऑब्लिगेशन होंगी कि अब ये कोई एक टाइम होगा। तो उसमें दो तरह के बताता है, वो दो उसकी जो क्लॉजेज हैं। पहली तो वो ये बात करता है कि जब भी वो केम इनटू फोर्स आएगी, अब सिर्फ रेटिफिकेशन की बात नहीं है, यहाँ पर वो 5 तरीके हैं कि उन 5 तरीकों के बाद जब वो कॉन्सेंट देती जाए स्टेट, तो उसके फौरन बाद वो जो है आपकी जो ट्रीटी है वो केम इनटू फोर्स आ जाती है। अच्छा, दूसरा क्लॉज ये कहता है कि कुछ जहां पर अगर कोई फिक्स डेट दे दी गई हो, फॉर एग्जांपल के आफ्टर 2 डेज, आफ्टर 2 वीक्स और 5 वीक्स और अ मंथ, इसके बाद वो केम इनटू फोर्स में आएगा, तो वो उसके अकॉर्डिंग होगा। आर्टिकल 24 ये कहता है। अब ये फिक्स डेट भी इसी वजह से दी जाती है कि ताकि स्टेट अब कोई इस तरह के अगर उन्होंने कोई प्रोसीजर्स करने हैं या कोई इस तरह के लॉ पास करने हैं टू अडॉप्ट दी प्रोविजंस ऑफ द ट्रीटी, तो उनको वो टाइम मिल जाए। उसके बाद हमारी रिजर्वेशन और रजिस्ट्रेशन की बात आती है। तो रिजर्वेशन हमारा आगे अलग से भी एक लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसके डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स, उसकी डेवलपमेंट्स के कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन कैसे डेवलप होता है और डिफरेंट इराज के अंदर उसकी जो लीगल वैल्यू है, जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू है, वो किस तरह डिफर करता है। अब अगर वैसे रिजर्वेशंस को हम डिफाइन करें तो वो आर्टिकल 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी ऑफ द वियना कन्वेंशन के अंदर उसको डिफाइन किया गया है। उसको ऐसे ही डिफाइन किया गया है कि कोई भी ऐसी यूनिलेटरल स्टेटमेंट बाय द पार्टी ऑफ द ट्रीटी जो कि एक्सप्रेस करे कि किसी भी पार्टी टू द ट्रीटी को किसी एक ट्रीटी की प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है तो वो उसके बारे में रिजर्वेशन दे सकता है। अब इसकी क्या लीगल वैल्यू होगी, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब बात आ जाती है रजिस्ट्रेशन की। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो आर्टिकल 1 क्लॉज 1 ऑफ द यूएन चार्टर ये कहता है कि कोई भी जब स्टेट्स ट्रीटीज करती हैं तो वो पार्टिकुलर ट्रीटीज उसकी कंक्लूजन के बाद उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो यूएन के किसी भी ऑर्गन के अंदर करवाएं या सेक्रेटरीट के अंदर करवाएं। अब इसी आर्टिकल को लाने का मकसद ये था कि ताकि स्टेट्स कोई भी सीक्रेट एग्रीमेंट्स ना करें, कोई भी सीक्रेट ट्रीटीज ना करें आपस में, और इन्हीं जो पार्टिकुलर प्रोविजन ऑफ यूएन चार्टर है इसी को ऑब्लिगेटरी बनाया आर्टिकल 80 ऑफ 1969 वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज ने, कि कोई भी जो ट्रीटी अगर स्टेट्स कर रही हैं तो उनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि वो ये ट्रीटी जो है रजिस्टर करवाएंगी। अगर हम इसी चीज को कंक्लूड करें तो वही कोई भी अगर ट्रीटी दो स्टेट्स आपस में कर रही हैं, अगर तो वो बायलैटरल ट्रीटी है तो दो स्टेट्स ऑब्वियसली करेंगी, और अगर मल्टीलेटरल ट्रीटीज है तो दो से ज्यादा स्टेट। तो ये वो प्रोसीजर्स हैं जो कि 1969 वियना कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ ट्रीटीज ने मेंशन किए हैं। अडॉप्टेशन ऑफ द टेक्स्ट होगा, उसके बाद कॉन्सेंट आएगी, उसके बाद केम इनटू फोर्स होगा, और यही वो प्रोसीजर है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर आता है। तो ये प्रोसीजर जो है ये फॉलो करने के बाद कोई भी एक ट्रीटी जो है वो वैलिडिटी कहलाती है। फर्दर हम वैलिडिटी के ऊपर भी बात करेंगे फर्दर लेक्चर्स के ऊपर। इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।